नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आप ये एक क्लास कंप्लीटली देख लेते हैं तो जो जो 5 क्वेश्चन पीडीई में आने वाले हैं, यानी पीपल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, डेफिनेटली आप उन सारे क्वेश्चन को करेक्ट करके आने वाले हैं। और आप ये समझिए कि इंश्योर करिए कि जेआरएफ का डेफिनेटली पक्का होने वाला है, क्योंकि अगर उन मार्क्स की वजह से अगर आपका जेआरएफ रुक जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। इस जर्नी थ्रू द आवर प्लैनेट एनवायरनमेंट चैलेंज फॉर द चैलेंज एंड फ्रेमवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमडीजीज के बारे में और एसडीजीज के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम एमडीजी का, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टाइम। इनका टाइम स्टार्ट था 2000 से 2015 तक। ठीक है, जो कि निकल चुका है टोटली। इनका हमारा स्कोप था 8 गोल्स थे, 21 टारगेट्स थे इसमें। ठीक है, अब प्राइमरीली जो हम एम था डेवलपिंग कंट्री थी, इसके एम पर मतलब ये जो एप्लीकेबल हो रहा था डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप हो रही हैं उन पर। ऑब्जेक्टिव था टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था, यानी हमें भूखमरी को और एक्सट्रीम गरीबी को कम्प्लीटली ख़त्म करना है। इन जितनी भी डेवलप कंट्री ने एमडीजी को अडॉप्ट किया था उन सब में से। ठीक है, अब एमडीजी के साथ साथ जब ये ख़त्म हुआ तो हमने प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें थी, कुछ बाकी रह गई, कुछ रिमेनिंग रह गया। हमने उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो उसके बाद हमने 2015 के बाद हमें 2030 तक मिले एसडीजी गोल्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनकी टाइमलाइन 2015 से 2030 है, जो कि अभी चल रहे हैं। अब बात करते हैं स्कोप की। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, अब फोकस ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर ऑल 193 पार्टिसिपेटिंग नेशन। एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है जो कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनकी संख्या 193 है। इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों तरह की कंट्रियाँ इन्वॉल्व हैं। याद रखना, एमडीजी में डेवलपिंग कंट्री थी, एसडीजी में डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं। इसका टाइमलाइन 2002 से 2015 था, इसका 2015 से 2030 है। इसका गोल्स 8 थे, टारगेट 21 थे। इसके गोल्स 17 और टारगेट इसके 169 हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, अब हम इनके एसडीजी गोल्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और गोल्स भी हम इजीली क्लैरिफाई कर पाएँ। गोल नंबर 15 की बात कीजिए, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया। गोल नंबर 13 की बात की जाए, क्लाइमेट एक्शन, जो आपको दिख रहा है। गोल नंबर 14, लाइफ बिलो द वाटर, पानी के अंदर जीवन। जो एनिमल्स या जो जानवर होते हैं जिस लाइक फिश, और उनके बारे में जिक्र था। उसके बाद अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी, जो सोलर एनर्जी की बात की जा रही थी। फिर SDG 6 क्लीन वाटर। ठीक है, यहाँ एक नोट करने वाली बात थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अनदर की थीम इज कवर अंडर द SDG 12। ठीक है, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो आर्किटेक्चर था कंप्लीटली उससे भी बात कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से, स्टार्ट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट तक गया था। अब क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था बाय द इंडिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एम्बिशन। ग्रीन हाउस गैसेस के एम्बिशन को रिड्यूस करना मेन ऑब्जेक्टिव था क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था इंडिया का, डिफाइन 37 इंडस्ट्रियल नेशन एंड यूरोपियन कम्युनिटी फ्रॉम 2008 to 12। ठीक है, अब और इसका मेन एजेंडा था ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस पर लेके आना। अब बढ़ते हैं पेरिस एग्रीमेंट की ओर। पेरिस एग्रीमेंट ये COP 21 में और COP 21 में हुआ था, जो कि 2015 में थी। अब COP क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। COP के ऊपर मैंने पूरे एक वीडियो लेक्चर आपको दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सा COP कब हुआ था, कौन सा COP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में COP कब हुआ था, ये सारा हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब पेरिस एग्रीमेंट का जो प्राइमरी एम था टू लिमिटेड द ग्लोबल टेम्परेचर। हम पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिटेड करना चाहते थे, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, राइज द सेंचुरी टू वेल द बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाइल परसुइंग एफर्ट लिमिट टू 1.5 डिग्रीज। ठीक है, अब ग्लोबल एम्बिशन की बात की जाए, इंटरनेशनल सोलर अलाउंस जिसे हम ISA भी कहते हैं,
ठीक है, उसमें मिशन था टू प्रमोट द क्लीन सोलर एनर्जी एंड फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात की गई थी इंटरनेशनल सोलर अनाउंस में। मेंबरशिप में 124 कंट्रीज थी जिनके पास इसका मेंबरशिप था, विद सिग्निफिकेंट नंबर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिका ऑफ कैंसर। वही जो कंक्रीव लाइन होती है, जो यहाँ लाइन दिख रही है ना, कर्क लाइन होती है, उसमें जितने भी लोग लाई करते थे वो सारे इसमें थे, इवन जापान भी इसका मेंबर था। ठीक है, बात की जाए सेंटर की, तो सेंटर इसका इंडिया में, मतलब हेडक्वार्टर इसका इंडिया में गुरुग्राम में था। लॉन्च बाय COP21 में इसको लॉन्च किया गया था पेरिस एग्रीमेंट 2015 से, एज ए जॉइंट एफर्ट बाय द इंडिया एंड फ्रांस। और ये जॉइंट एफर्ट था किसका, इंडिया और फ्रांस का। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में गुरुग्राम में था। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैपिंग अर्थ कोर इंडियाज जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, इंडिया हैज एस्टीमेट जियोथर्मल पावर पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 गीगावाट। हमारे पास एस्टीमेट जियोथर्मल पावर का जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है, अगर एक्सप्रोमेटली बात की जाए वो 10 गीगावाट तक का। अब जियोथर्मल पावर प्लांट की बात की जाए, ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एक हमने इससे पहले एक टॉपिक डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम जिस किसी भी मटेरियल से उस एनर्जी को हम बार बार निकाल सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एंड नेचुरल हीट विद अर्थ सब सरफेस, दिस हीट हार्नेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, अब बात की जाए क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी अक्रॉस द इंडिया। क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटी इंडिया में है। आपने कई बार देखा होगा बेमौसम बरसात होना, बेमौसम ओले पड़ना, ऐसी इंडिया में होता रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है उनमें अननेसेसरी चेंज करना, टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस वे पे ले जाना, माइनिंग ज़्यादा करना, तो इसीलिए टेम्परेचर हमारे यहाँ का काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में रहता है। ठीक है, फाइंडिंग फ्रॉम ए नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट थी जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था। 8 स्टेट हैव बीन आइडेंटिफाई ए हाईली वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज, जिसमें से 8 स्टेट ऐसी निकली जो हाईली वल्नरेबल थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसमें पहला था झारखंड, दूसरा था मिजोरम, तीसरा उड़ीसा, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा असम, छठवां बिहार, अरुणाचल प्रदेश और ये आपका वेस्ट बंगाल। ये पूरा जो एरिया था वो हाईली क्लाइमेट चेंज को लेके वल्नरेबल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा अर्बन हीट्स आइसलैंड, वाई सिटीज आर हॉटर। अर्बन मतलब शहर के जो ज़्यादातर शहर हैं वो एक आइसलैंड बन चुके हैं और इनमें सिटी ज़्यादातर हीटेड होती हैं। अब सिटी हीटेड क्यों होती है, मैंने आपको एक कम्प्लीटली एक डिस्प्ले स्क्रीन पर पूरा फॉर्मेट दे रखा है, आप इसको समझ सकते हैं। रूरल एरिया कम हीटेड क्यों होते हैं, अर्बन एरिया काफ़ी ज़्यादा हीटेड क्यों होते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरीके से ये हीट प्रोड्यूस होती है अर्बन एरियाज़ में, यानी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे। थर्मल ऑब्जर्वेशन कम क्यों होता है, हाई टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, रेडिएशन क्यों ज़्यादा निकलती है, मैंने सब ये आपको एक डायग्राम के बेसिस पर दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन इन आवर पर्सनल स्पेस, द केमिस्ट्री ऑफ द रूम। ठीक है, पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पॉल्यूशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी एक प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ माइनिंग होना आम बात होती है और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है जो हमारे यहाँ चलती रहती है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको मेजर करने के लिए हमने AQI एक इंडेक्स बनाया, जिसको AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इससे भी इस AQI से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। AQI में कौन कौन से पोल्यूटेंट आते हैं, जो किस पोल्यूटेंट से क्या किस टाइप की डिजीज होती है, जैसे आपका हो गया PM10 हो गया, PM 2.5 हो गया। ठीक है, और कई सारे जैसे VOCs हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, बेंजोन हार्मफुल हुआ, ये सारी चीज़ें भी आते हैं। हेल्थ रिस्क की बात की जाए, रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो होती ही होती है, जस्ट लाइक अस्थमा।
ब्रेन में भी कई तरह के इफेक्ट पड़ते हैं इसकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ लिखा है अनसेंस स्ट्रेस डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट विद नॉइज पोल्यूशन। यहाँ नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात की गई है, कंप्लीटली आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि एज पर माई एक्सप्रेशन नॉइज पोल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था नॉइज पोल्यूशन की रेंज को लेकर, उस क्वेश्चन को मैं आपको जब इस पूरी पीपीटी की जो हम वीडियो वो डिस्कस करेंगे, क्या पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो उस क्वेश्चन को मैं नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में रख के उसको मैं करा दूंगा। सिर्फ वही क्वेश्चन अब तक देखा गया है, रात में कितना नॉइज पोल्यूशन होना चाहिए, कितना बीडी में मेजरमेंट हो सकता है, कितना किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है नॉइज पोल्यूशन से लेकर, तो डोंट वरी, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सॉइल पोल्यूशन को लेके हैं। ठीक है, लैंडमार्क फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें लिखा है 3 miles ऑफ आइसलैंड इन यूएसए 1979, 1986 यूक्रेन और 2011 फुकुशिमा जापान। ठीक है, अब मेक ऑफ द सॉइल पोल्यूशन 42 मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज हैं जो आपकी सॉइल को पोल्यूटेड करते हैं। 31 हैवी मेटल्स हैं, 7% हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनसे स्पेशली सॉइल पोल्यूटेड होता है। नोट नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाइल कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग आर नॉट क्लासिफाइड एज अ मेजर डायरेक्ट सॉइल पोल्यूटेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बाकी ये रिसाइकलिंग पूरा प्रोसेस था जिसके कारण हम जो पोल्यूशन है उसको रोक सकते हैं, जिसमें एक केस स्टडी फ्लाई ऐश रीपर्पसिंग मैंने आपको बताया कंप्लीटली, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्लाई ऐश ए बाई प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स कैन बी रिस्पॉन्ड बाई ए वैल्यूएबल मटीरियल रोड कंस्ट्रक्शन वेस्टर्न लैंड डेवलपिंग कल्चर एंड ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद बॉर्डर स्ट्रेटजी फॉर द सॉइल एंड हेल्थ, जिसमें इम्पैक्टिंग 3S पर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये PYQ है। ठीक है, जनरेटिंग द बायोगैस एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेस्ट, प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू द अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, वाई डिजास्टर इन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, जिसमें लिखा है वाइल ए नेचुरल हजार्ड इन। ठीक है, तो पोवर्टी एम्प्लीफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, जब भी किसी भी तरह का अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ता है जिसके कारण डिजास्टर होता है, या किसी भी तरह का फिनोमिनल इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण किस तरीके से क्या नुकसान होता है, वो याद दे रखा है मैंने। हालांकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से किसी तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैंने समझाने के लिए दिया है आपको किस तरीके से, दो तरीके से हमारे यहाँ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द ग्राउंड व्हेन आवर फीट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लैनेट अर्थ। हाँ, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लिखा है क्रस्ट, द आउटर मोस्ट सॉइल्ड सेल, ये जो दिख रहा है इस सेल को हम कहते हैं क्रस्ट। मेंटल, द थिंक लेयर ऑफ ए रॉक बीटन क्रस्ट, रॉक बीटन क्रस्ट यानी इसको हम मेंटल कहते हैं। आउटर कोर, ए लेयर ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल, जो अंदर से है ये। इनर, ये कंप्लीट इसके अंदर की बात हो रही है। ठीक है, इनर, द सॉइल सुपर हीटेड सेंटर ऑन प्लैनेट। अब लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, अगर अब लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कीजिए तो किस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, किस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, द ग्लोबल क्रस्ट, इंटरनेशनल across the universal goal that frame the corporation national mental policy of the initiative। ये कंप्लीटली वो जो चारों हमने 3-5 आउटर मोस्ट पॉइंट पढ़े थे उनसे रिलेटेड है। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने कुछ और डिस्कस किया है, जिसको डिस्कस करने के बाद ये